बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू द चैनल लिटरेचर कवरेज। आओ लिटरेचर पढ़ें। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग थॉमस हार्डी का एक नावल पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है टेस्ट ऑफ द डियरबरविल्स। ये बहुत ही दुखी नावल है। 1891 में यह नावल पहली बार एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर द ग्राफिक में पब्लिश हुआ था, सीरियल्स की फॉर्म में। इसके बाद 1891 में ही ये नावल एक बुक की फॉर्म में पब्लिश किया गया था। 3 वॉल्यूम से था इस नावल के। और 1892 में सिंगल वॉल्यूम में ये नावल पब्लिश किया गया था एक बुक की फॉर्म में। 19th सेंचुरी का ये बहुत ही फेमस नावल है। ये नावल लेट विक्टोरियन इरा में पब्लिश हुआ था। और विक्टोरियन इरा के एंड में इंग्लैंड में क्या हालात थे, गरीब औरतों और गरीब लोगों के साथ कैसा सलूक किया जाता था, और जो पैसे वाले लोग थे वो कैसे थे, इस नावल में हमें ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। यूनाइटेड किंगडम में ये नावल लिखा था थॉमस हार्डी ने। इस नावल की ओरिजिनल लैंग्वेज है इंग्लिश और इस नावल का जॉनरा है सोशल नावल। टेस्ट ऑफ द डियरबरविल्स नावल की सेटिंग ऑफ टाइम है 1870s और सेटिंग ऑफ प्लेस इस नावल की है थॉमस हार्डी फिक्शनल रूरल एरिया वेसेक्स इंग्लैंड। पॉइंट ऑफ व्यू इस नावल का है थर्ड पर्सन नरेशन और इस नावल का नरेटर है थर्ड पर्सन ओमनिसिएंट नरेटर। ओमनिसिएंट नरेटर का मतलब है ऐसा नरेटर जो कि एक नावल के इवेंट्स के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में, कैरेक्टर्स के थॉट्स के बारे में, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता हो। थॉमस हार्डी के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, ये 2 जून 1840 में इंग्लैंड में पैदा हुआ था और 11 जनवरी 1928 में इंग्लैंड में ही इसकी डेथ हो गई थी। ये एक विक्टोरियन नावलिस्ट था, पोएट था और शॉर्ट स्टोरी राइटर था। जब ये जिंदा था तो उस टाइम पे नेचुरलिज्म और विक्टोरियन लिटरेचर ये मूवमेंट्स चल रही थी। नेचुरलिज्म का मतलब ये है कि गॉड ने इंसान की किस्मत लिख दी है। इंसान की किस्मत में जो कुछ लिख दिया गया है वो तो होकर ही रहेगा। इंसान बहुत कोशिश करता है कि उसकी ज़िंदगी में हादसे ना हो, वो मुश्किलात से, परेशानियों से और हादसों से बचा रहे। लेकिन जिस इंसान की किस्मत में जो हादसा लिखा होता है वो होकर ही रहता है। नेचुरलिज्म लिटरेरी मूवमेंट का ये मतलब है। इस नावल में भी आप लोग देखोगे कि करैक्टर्स की किस्मत किस तरह की है और उन करैक्टर्स की ज़िंदगी में क्या हालात वाक़यात पेश आते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं इस नावल की समरी की तरफ। यह नावल एक विलेज से शुरू होता है जिस विलेज का नाम है मार्लट। इस विलेज में एक मिडिल क्लास डर्बीफील्ड फैमिली रह रही है। इस फैमिली का हेड है जॉन डर्बीफील्ड। इसकी एक बीवी है जिसका नेम है मिसिस जॉन डर्बीफील्ड। इन दोनों की 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम है टेस डर्बीफील्ड और छोटी बेटी का नाम है एलाइजा लोइसा डर्बीफील्ड। इस नावल में इसका निक नेम लाइजा लू भी है। टेस डर्बीफील्ड का फादर मिस्टर जॉन डर्बीफील्ड ये एक पैडलर है। पैडलर का मतलब कोई ऐसा शख्स जो कि एक जगह से सामान उठाकर दूसरी जगह जाकर बेच दे। मिस्टर जॉन डर्बीफील्ड के पास एक घोड़ा गाड़ी है जिस पर यह सामान लादकर किसी दूसरी जगह जाकर बेच आता है। मिस्टर जॉन डर्बीफील्ड के पास जो घोड़ा है, इस घोड़े का नाम होता है प्रिंस। सो इस घोड़ा गाड़ी को इस्तेमाल करके ही मिस्टर जॉन डर्बीफील्ड का घर चलता है। जब यह नावल शुरू होता है तो टेस डर्बीफील्ड कुछ दूसरे लोगों के साथ मिलकर मई डे डांस कर रही होती है। डांस करते करते टेस डर्बीफील्ड की नज़रें एक यंग मैन से मिलती हैं। इस टाइम पर टेस डर्बीफील्ड की उम्र कोई 16 साल है, यानी काफ़ी यंग लड़की है ये और ख़ूबसूरत भी है। कुछ दिन के बाद फिर एक वाक़या होता है। मिस्टर जॉन डर्बीफील्ड की घोड़ा गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसका घोड़ा प्रिंस मर जाता है। जिस घोड़े को वो इस्तेमाल करके पैसे कमाता था वो घोड़ा ही अब मर गया है। तो अब कहाँ से कमाएंगे ये लोग। जॉन डर्बीफील्ड को शराब पीने की भी बड़ी आदत होती है, तो अब ये लोग अपने खर्चे कैसे पूरे करेंगे। डर्बीफील्ड फैमिली के लिए एक बड़ा सवाल होता है। इन दिनों जॉन डर्बीफील्ड को कहीं से पता चलता है कि ये लोग एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं जिस फैमिली का नेम होता है डियरबरविल फैमिली। जब जॉन डर्बीफील्ड को ये बात पता चलती है तो वो बड़ा खुश होता है, घर आता है, अपनी फैमिली को बताता है कि इनका ताल्लुक एक अमीर फैमिली से है, डियरबरविल फैमिली से है। अब ये लोग भी अमीर हो जाएंगे। हो सकता है इन लोगों को डियरबरविल फैमिली से कोई जायदाद में से हिस्सा मिल जाए और ये लोग भी अमीर हो जाएं। तो फिर डर्बीफील्ड फैमिली वाले लोग बड़ा खुश हो जाते हैं। अब जॉन डर्बीफील्ड का कोई बेटा नहीं है। फिर इसकी बड़ी बेटी टेस को जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है अपने घर की, और इन लोगों का घोड़ा प्रिंस भी मर चुका है। तो अब कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे। टेस के पेरेंट्स टेस को कहते हैं कि ये डियरबरविल फैमिली के हाउस में जाए और उनसे जॉब मांगे। टेस के पेरेंट्स को लगता है कि जो मिसिस डियरबरविल है वो टेस को अपने पास काम पर रख लेगी और टेस फिर कमाना शुरू कर देगी। टेस के पेरेंट्स को लगता है कि ये डियरबरविल फैमिली के रिश्तेदार हैं, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो मिसिस डियरबरविल का हस्बैंड होता है एक मर्चेंट होता है जिसका नाम होता है साइमन स्टॉक्स। वो रिटायरमेंट के बाद अपना नेम चेंज करके डियरबरविल रख लेता है, लेकिन टेस को इस बारे में कोई भी खबर नहीं होती। मिसिस डियरबरविल का एक बेटा भी होता है जिसका नाम होता है एलेक डियरबरविल।
ये टेस को एक जॉब पर रख लेता है। टेस के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता तो वो फिर एलेक डियरबरविल की जॉब को एक्सेप्ट कर लेती है और मिसेस डियरबरविल के घर पर काम करना शुरू कर देती है। और जो जॉन डर्बीफील्ड की घोड़ा गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ होता है, उस घोड़ा गाड़ी को टेस ही चला रही होती है उस टाइम पर। तो टेस खुद को घोड़े प्रिंस की मौत का जिम्मेदार ठहराती है। फिर टेस काम करने लग जाती है मिसेस डियरबरविल के घर पर। एलेक डियरबरविल टेस को सिड्यूस करना शुरू कर देता है, उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार टेस उसको रोकती है। इसी तरह टेस को फिर काम करते करते काफ़ी महीने गुजर जाते हैं और एक रात एक पार्टी होती है, एक इवेंट होता है। एलेक और टेस भी इस पार्टी में होते हैं। वापसी पर एलेक टेस को कहता है कि वो टेस को घर तक छोड़ देगा अपनी गाड़ी पर बिठाकर। तो टेस मान जाती है और एलेक की गाड़ी में बैठ जाती है। एलेक क्या करता है, अपनी गाड़ी एक जंगल में ले जाता है और वहाँ पर टेस को फिर से सिड्यूस करना शुरू कर देता है। टेस के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने की कोशिश करता है, वो इसे फिर से रोकती है। तो एलेक डियरबरविल क्या करता है, ज़बरदस्ती टेस डर्बीफील्ड को पकड़कर उसका रेप कर देता है। तो टेस प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर वो मिसेस डियरबरविल के घर काम करने नहीं जाती, बल्कि अपने पेरेंट्स के घर चली जाती है। वहाँ पर फिर टेस एलेक के बच्चे को जन्म देती है। उस बच्चे का नाम टेस सोरो रखती है, क्योंकि टेस की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी थी कि एलेक ने उसका रेप किया। सो इस वजह से ये अपने बच्चे का नाम भी सोरो रखती है। कुछ टाइम ही गुजरता है कि टेस का बच्चा सोरो बीमार हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। और चर्च के जो प्रीस्ट होते हैं वो टेस के बच्चे सोरो को कब्रिस्तान में दफनाने नहीं देते। तो टेस फिर खुद अपने बच्चे सोरो को अपने हाथों से दफनाती है किसी जगह पर। और टेस की ज़िंदगी का ये एक बहुत ही मुश्किल वक्त होता है, बहुत ही तकलीफ़ों वाला वक्त होता है। 1 साल तक टेस अपने घर में रहती है, बहुत तकलीफ़ में रहती है और किसी भी जगह पर काम नहीं करती। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे। टेस फिर आखिरकार एक टाल बूथिस डेयरी फार्म पर मिल्क मेड की जॉब शुरू कर देती है। ये एक अच्छा डेयरी फार्म होता है और यहाँ पर टेस अपना वक्त बहुत अच्छा गुजारती है और खुश रहना शुरू कर देती है और मिल्क मेड की जॉब भी बड़ी अच्छी तरह करती है। यहाँ पर टेस की 3 फ्रेंड्स बन जाती हैं, जिनका नाम कुछ यूँ होता है, इज ह्यूट, मैरियन और रेटी प्रिडल। ये तीनों भी मिल्क मेड्स होती हैं टाल बूथिस डेयरी फार्म में। अब टाल बूथिस डेयरी फार्म में एक यंग मैन जॉब करने आता है, इसका नाम होता है एंजल क्लेयर। असल में ये वही आदमी होता है जो कि इस नावल के शुरू में जो मई डे डांस होता है वहाँ पर मौजूद था और टेस ने इस आदमी को देखा हुआ है पहले ही, और इस आदमी ने भी टेस को देखा हुआ है। तो टेस और एंजल क्लेयर एक दूसरे को पहचान लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लग जाते हैं। मैरियन, इज ह्यूट और रेटी प्रिडल भी एंजल क्लेयर को पसंद करती हैं, लेकिन एंजल क्लेयर टेस को पसंद करता है। एंजल क्लेयर का बाप का नाम होता है रेवरेंड क्लेयर, जो कि एक क्लर्जीमैन या एक प्रीस्ट होता है एमिंस्टर टाउन में। रेवरेंड क्लेयर अपने बेटे एंजल क्लेयर की शादी अपने एक दोस्त की बेटी मर्सी चैंट के साथ करवाना चाहता है, लेकिन एंजल क्लेयर अपने बाप को और अपने भाइयों को बताता है कि वो किसी को पसंद करता है, टेस को पसंद करता है, वो टेस के साथ ही शादी करेगा। एंजल क्लेयर के 2 भाई होते हैं, रेवरेंड फेलिक्स क्लेयर और रेवरेंड कुथबर्ट। मर्सी चैंट की फिर रेवरेंड कुथबर्ट के साथ एंगेजमेंट हो जाती है, क्योंकि एंजल क्लेयर ने मर्सी चैंट के साथ शादी करने से मना जो कर दिया है। फिर वापस टाल बूथिस डेयरी फार्म में चला जाता है एंजल क्लेयर और जाकर टेस को प्रपोज कर देता है शादी के लिए। टेस उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि वो एंजल क्लेयर के साथ प्यार करती है और एंजल क्लेयर भी टेस के साथ प्यार करता है, इसलिए वो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। शादी से कुछ टाइम पहले टेस डर्बीफील्ड बड़ा परेशान होती है क्योंकि उसको अपना पास्ट याद आ रहा होता है। वो सोच रही होती है कि वो एंजल क्लेयर को भी अपना पास्ट बता दे। टेस अपनी मदर मिसेस डर्बीफील्ड से मशवरा लेती है इस बारे में कि वो एंजल क्लेयर को अपने पास्ट के बारे में बताए या ना बताए। तो मिसेस डर्बीफील्ड टेस को कहती है कि वो एंजल क्लेयर को अपने पास्ट के बारे में कुछ भी ना बताए, नहीं तो एंजल क्लेयर टेस के साथ शादी नहीं करेगा। लेकिन टेस को बार बार उसका पास्ट परेशान करता है। वो सोचती है कि वो एंजल क्लेयर को अपने पास्ट के बारे में सब कुछ सच सच बता दे। तो फिर वो क्या करती है, एक लेटर लिखती है, उसमें अपने पूरे पास्ट के बारे में सब कुछ लिख देती है कि किस तरह से एलेक ने उसका रेप किया, उसके घर एक बच्चा भी हुआ सोरो, और वो बच्चा मर गया। ये सब चीज़ें टेस लेटर में लिखने के बाद ये लेटर एंजल क्लेयर के कमरे में दरवाजे के नीचे से फेंक देती है, लेकिन ये लेटर कारपेट के नीचे चला जाता है और एंजल क्लेयर ये लेटर नहीं पढ़ पाता और उसे टेस के बारे में, टेस के पास्ट के बारे में नहीं पता चलता। फिर शादी हो जाती है टेस की और एंजल क्लेयर की। टेस ये समझ रही होती है कि एंजल क्लेयर को सब पता चल गया होगा उसके पास्ट के बारे में, लेकिन टेस को ये पता नहीं होता कि एंजल क्लेयर को वो लेटर मिला ही नहीं, बल्कि वो लेटर एंजल क्लेयर के कमरे के कारपेट के नीचे चला गया। अब शादी की रात एंजल क्लेयर टेस डर्बीफील्ड के साथ अपने रिलेशनशिप्स की बात करता है। वो बताता है कि उसके इतनी लड़कियों के साथ अफेयर्स थे, रिलेशनशिप्स थे और फिजिकल रिलेशनशिप्स भी थे।
टेस ये बातें सुनकर एंजल क्लेयर को माफ़ कर देती है और उसे थोड़ा सा हौसला होता है। वो सोचती है कि अब उसे भी अपने पास के बारे में एंजल क्लेयर को बता देना चाहिए। तो टेस फिर एंजल क्लेयर को जब अपने पास के बारे में बताती है कि किस तरह से एलेक ने उसका रेप किया था टेस का एक बेबी सोरो भी हुआ जिसकी डेथ हो गई। ये बातें जब एंजल क्लेयर सुनता है तो वो बड़ा शॉक्ड हो जाता है, बड़ा हैरान होता है, बड़ा परेशान होता है। उसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती। एंजल क्लेयर टेस को माफ़ नहीं करता। टेस का पास जानने के बाद वो टेस को कुछ पैसे देता है और ब्राज़ील चला जाता है। एंजल क्लेयर ब्राज़ील इसलिए जाता है ताकि वहाँ जाकर वो कोई फार्म बना सके। एंजल क्लेयर टेस को ये बात कह के जाता है कि वो टेस का पास्ट एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा, टेस को माफ़ करने की कोशिश करेगा, लेकिन साथ में टेस को मना भी कर जाता है कि टेस उसके पीछे ब्राज़ील ना आए। आना हुआ तो एंजल क्लेयर खुद आकर टेस से मिल लेगा। अब टेस की ज़िंदगी में फिर से दुख और परेशानियां आ जाती हैं। वो फिर से मेहनत करती है, जॉब ढूंढने की कोशिश करती है। टाल बूथिस डेयरी फार्म की जॉब तो छोड़ दी होती है टेस ने, फिर वो एक और डेयरी फार्म में जॉब करती है। उस डेयरी फार्म का नाम होता है फ्लिंटकॉम्ब ऐश। ये डेयरी फार्म पिछले डेयरी फार्म के मुकाबले में ज़्यादा अच्छा नहीं होता। एक दिन टेस फिर एंजल क्लेयर की फैमिली के साथ मिलने का प्लान बनाती है। जब टेस एंजल क्लेयर की फैमिली के पास जाती है तो वहाँ पर ये कुछ बातें सुनती है। एंजल क्लेयर के भाई रेवरेंड फेलिक्स क्लेयर और रेवरेंड कुथबर्ट ये एंजल क्लेयर की पुअर मैरिज के बारे में बातें कर रहे होते हैं। ये सुनकर टेस को अच्छा फील नहीं होता और वो वापस आ जाती है। जब टेस वापस आ रही होती है तो उसको एक प्रीस्ट मिलता है। टेस डर्बीफील्ड जब गौर से देखती है तो उसे पता चलता है ये प्रीस्ट तो एलेक डियरबरविल है, जिसने अब अपना हुलिया ही चेंज कर लिया है। एलेक अब एक प्रीस्ट बन गया है। एंजल क्लेयर के फादर रेवरेंड क्लेयर ने एलेक डियरबरविल को एक प्रीस्ट बनाया होता है। एलेक और टेस दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनकी मुलाकात बहुत टाइम के बाद हो रही होती है। अब जैसे ही एलेक टेस को देखता है तो वो उसको कहता है कि टेस उसको माफ़ कर दे, वो आइंदा कभी भी टेस के साथ फिजिकल रिलेशंस बनाने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन कुछ टाइम ही गुजरता है, फिर से एलेक क्या करता है, टेस को कहता है कि वो उसके साथ शादी कर ले। एलेक ये भी कहता है टेस को कि वो अब अच्छा इंसान बन गया है, वो एक प्रीस्ट बन गया है, उसने गलत काम छोड़ दिए हैं। तो इस तरह से एलेक फिर टेस को अपने साथ शादी करने के लिए मनाता है। टेस एलेक के साथ शादी करने से मना कर देती है। कुछ वक्त गुजरने के बाद टेस को अपनी बहन लीजा लू से ये बात पता चलती है कि टेस की मदर बहुत बीमार है, मिसिस डर्बीफील्ड बहुत बीमार है, वो मरने के करीब है। लीजा लू टेस को कहती है कि वो फ़ौरन घर वापस आ जाए और उनकी मदर मिसिस डर्बीफील्ड की देखभाल करे, उसका ख्याल रखे। टेस अपने घर वापस जाती है, अपनी मदर मिसिस डर्बीफील्ड का ख्याल रखती है तो वो ठीक हो जाती है। लेकिन इस दौरान क्या होता है, टेस के फादर की डेथ हो जाती है कुछ टाइम गुजरने के बाद। तो अब टेस और उसकी फैमिली के हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं। तो एलेक फिर से टेस की हेल्प करने की कोशिश करता है लेकिन टेस उसको मना कर देती है। एलेक फिर भी पीछा नहीं छोड़ता टेस का, वो बार बार टेस को मनाता है अपने साथ शादी करने के लिए। तो फिर टेस एलेक के साथ रहने के लिए राज़ी हो जाती है। अब दूसरी तरफ क्या होता है, एंजल फैसला कर लेता है कि वो टेस को माफ़ कर देगा। वो ब्राज़ील से वापस इंग्लैंड आता है, टेस को बहुत ढूंढता है लेकिन टेस उसको मिलती नहीं है। फिर एंजल क्लेयर टेस की मदर मिसिस डर्बीफील्ड के साथ मिलता है। टेस की मदर एंजल क्लेयर को बताती है कि टेस एक विलेज सेंट बोर्न में चली गई है। तो एंजल क्लेयर फिर सेंट बोर्न विलेज में जाता है। वहाँ पर वो टेस को एक बहुत ही महंगे बोर्डिंग हाउस में देखता है। इस बोर्डिंग हाउस का नाम द हेरन्स होता है। एंजल क्लेयर टेस को बताता है कि उसने उसको माफ़ कर दिया है और अब वो चाहता है कि टेस उसकी ज़िंदगी में वापस आ जाए। लेकिन टेस बताती है एंजल क्लेयर को अब बहुत देर हो चुकी है, अब टेस एलेक डियरबरविल के साथ है, उसके साथ रह रही है। एंजल क्लेयर को यह बात बोलकर टेस फिर एलेक के पास चली जाती है और एंजल क्लेयर बड़ी दुखी हालत में वहाँ से इस घर से चला जाता है। एंजल क्लेयर का दिल टूट जाता है। अब टेस सीढ़ियाँ चढ़कर एलेक के पास जाती है। वहाँ पर इन दोनों का किसी बात पर झगड़ा हो जाता है तो टेस एक चाकू पकड़कर एलेक को मार देती है, एलेक का मर्डर कर देती है। लैंड लेडी आकर जब एलेक की लाश को देखती है तो वो अलार्म जाती है, लेकिन इस टाइम पर टेस पहले से ही भाग चुकी होती है और जाकर एंजल को मिलती है। फिर टेस एंजल को सारी बात बताती है कि उसने एलेक को मार दिया है। एंजल बड़ा हैरान होता है, वो कहता है कि टेस ने कैसे एलेक को मार लिया, इसमें इतनी हिम्मत कैसे आ गई। उसको यकीन नहीं आता कि टेस ने मर्डर कर दिया एलेक का। एंजल क्लेयर फिर टेस की हेल्प करने पर राज़ी हो जाता है। एंजल क्लेयर और टेस कुछ दिनों तक एक खाली घर में छुप जाते हैं। फिर इस खाली घर से निकलकर ये दोनों एक जगह पर चले जाते हैं, स्टोनहेंज नामी जगह पर। रात हो जाती है, एंजल क्लेयर और टेस ये दोनों सो जाते हैं। सुबह जब ये दोनों उठते हैं तो इनके पास पुलिस खड़ी होती है। पुलिस टेस को पकड़ लेती है और उसे जेल में डाल देती है। टेस ने एंजल क्लेयर को कहा होता है कि एंजल क्लेयर टेस की बहन लीजा लू का और टेस की मदर
मिसिस जॉन डर्बीफील्ड का ख्याल रखे। और साथ में टेस एंजल क्लेयर को ये भी कहती है कि एंजल क्लेयर टेस के मरने के बाद लीजा लू से शादी कर ले। फिर टेस को सजाए मौत सुनाई जाती है और वो दिन आता है फिर जिस दिन टेस को सजाए मौत दी जानी होती है। एंजल क्लेयर और लीजा लू देख रहे होते हैं दूर से कि टेस डर्बीफील्ड की जेल के ऊपर एक ब्लैक फ्लैग लगा दिया जाता है, जो कि इस बात को जाहिर करता है कि टेस डर्बीफील्ड को फांसी दे दी गई है, उसको सजाए मौत दे दी गई है। स्टूडेंट्स, ये थी टेस डर्बीफील्ड की ज़िंदगी की ट्रैजिक स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को टॉमस हार्डी के नावल टेस ऑफ द डर्बीफील्ड की समझ आई होगी। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।